Hello, dear students. Good morning to all. Exercise 12.1. Choose the correct alternative from the clues given at the end of the each statement. आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन वाइज दिए और फिल इन द ब्लैंक्स है. तो द साइज ऑफ एटम इन थॉमसन मॉडल इज द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड मॉडल. दोनों में मतलब फर्स्ट में पूछा है आपको साइज ऑफ एटम और सेकंड में पूछा है एटॉमिक साइज. कौन सा मॉडल है? दो मॉडल है. तो आपको टोटल 5 नंबर ऑफ ब्लैंक्स दिए. इसमें दोनों में सेम ही है कि थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, वो दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है. तो फर्स्ट में है एटॉमिक साइज. दोनों मॉडल में क्या है आपको ऑप्शन दिए है मच ग्रेटर देन, नो डिफरेंट फ्रॉम और मच लेस देन. तो दोनों में एटॉमिक साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो नो डिफरेंट फ्रॉम आंसर होगा. फर्स्ट ब्लैंक का आंसर होगा नो डिफरेंट फ्रॉम. बी, in the ground states, in the ground state of blank, electrons are in stable equilibrium while in electron always experience a net force. अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो फर्स्ट ब्लैंक जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल इक्विलिब्रियम. कौन से मॉडल में स्टेबल इक्विलिब्रियम होते? तो थॉमसन मॉडल में स्टेबल इक्विलिब्रियम होते. तो फर्स्ट में होगा थॉमसन मॉडल. और नेट जो फोर्स होता है वो होता है रदरफोर्ड मॉडल. कौन सा है? रदरफोर्ड मॉडल. चलो सी, ए क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन ब्लैंक इज डूम्ड टू द कोलैप्स. क्लासिकल मॉडल किसमें कोलैप्स, ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड है? थॉमसन मॉडल में कि रदरफोर्ड मॉडल में? तो याद रखिए रदरफोर्ड मॉडल. आंसर होगा इसमें रदरफोर्ड मॉडल. An atom has a nearly continuous mass distribution in a blank but has a highly non-uniform mass distribution. तो कौन से मॉडल में कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है और कौन से मॉडल में हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है? तो उसमें भी सेम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है थॉमसन मॉडल में. और इसमें है रदरफोर्ड मॉडल. क्लियर? The positively charged part of the atom possesses most of the mass in. पॉजिटिवली चार्ज पार्ट मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं. न्यूक्लियस पे सारा मास कौन से मॉडल में कंसंट्रेट होता है? तो दोनों मॉडल में सेम है. बोथ ऑफ द मॉडल. ऑप्शन ऑफ बोथ द मॉडल्स ऐसा दिया है. ट्वेल्व पॉइंट टू. Suppose you are given a chance to repeat the alpha particle scattering experiment using a thin sheet of solid hydrogen in piece of gold foil. जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम गोल्ड फॉइल जो यूज कर रहे थे उसके प्लेस पे क्या यूज करना है आपको? सॉलिड हाइड्रोजन. और सॉलिड हाइड्रोजन कब बनता है? क्योंकि हाइड्रोजन तो गैसियस फॉर्म में है. तो हाइड्रोजन इज अ सॉलिड एट अ टेम्परेचर बिलो 14 केल्विन. अगर आप टेम्परेचर को 14 केल्विन से नीचे लेके जाते हो तो कौन से फॉर्म में बेटा होता है? वो सॉलिड फॉर्म में. व्हाट रिजल्ट्स डू यू एक्सपेक्ट? ठीक है, कौन सा रिजल्ट आपको मिलेगा? तो पहले तो जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते. देयर इज नो न्यूट्रॉन्स
in hydrogen atom, it is having one proton and one इलेक्ट्रॉन. उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है. और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. अभी गोल्ड फॉइल है, उसको रिप्लेस किससे हमें करना है? सॉलिड हाइड्रोजन से. ओके. तो अल्फा पार्टिकल तो स्कैटर्ड हो रहे, तो यहाँ पे डिस्कस करते अल्फा पार्टिकल के लिए. तो फॉर अल्फा पार्टिकल it is having two protons and two neutrons. कि अगर आपको याद हो तो अल्फा पार्टिकल को हम ऐसे लिखते हैं 2e के फॉर्म में. दैट मीन्स इट इज हैविंग टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स. सो टोटल नंबर कितने हो गए? अगर न्यूक्लियस का मास लेना है तो मास, टोटल मास अगर लेना है तो हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन्स है. तो प्रोटॉन का जो मास है उसके 4 टाइम्स हो जाएगा. दैट मीन्स 4 इंटू हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27. चलो तो 4 टाइम्स करें तो 1.67 इंटू 4 तो 6.68 होगा इंटू 10⁻⁻27. ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल केजी. ठीक है. अभी देखो मास ऑफ प्रोटॉन जो किसमें है? हाइड्रोजन एटम में. इससे 4 टाइम्स हो गया अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल बहुत ही उसमें जो मास है वो बहुत ही लार्ज वैल्यू में है. ठीक है. तो एम अल्फा इज ग्रेटर एम प्रोटॉन. मतलब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन. दैट मीन्स मास ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का मास यहाँ पे प्रोटॉन के फॉर्म में जो लिया इससे बहुत ही गिर. तो इसमें इफेक्ट क्या होगी और पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो मान लो कि यहाँ पे हम सॉलिड हाइड्रोजन पुट कर रहे हैं. ये क्या हो गया? सॉलिड हाइड्रोजन. और ये अल्फा पार्टिकल है क्योंकि उसका मास क्या है? बहुत ही ग्रेटर है. अगर इस पे हम स्कैटरिंग करवाते हैं तो ये स्ट्रक्चर है सेम ऐसे बनेगा. मान लो कि यहाँ पे टेनिस बॉल है, ये टेनिस बॉल है और यहाँ पे फुटबॉल है. तो फुटबॉल जैसे ही हेड ऑन कोलाइजन में होगा, ठीक है, तो इसके साथ जब टकराएगा टेनिस बॉल के साथ तो दोनों आगे ही जाएंगे. सेम स्ट्रक्चर में इसमें भी आगे ही जाएंगे. मतलब कोई भी स्कैटरिंग एंगल इसमें फॉर्म नहीं होगा. समझ रहे हो? तो हेड एंड कोलाइजन में दोनों ऐसे ही आगे ही मोशन में जाए. तो इसका मास बहुत ही कम है इसके कंपैरिजन में, इसलिए हेड ऑन कोलाइजन में दोनों आगे की साइड दोनों की मूवमेंट होगी. ये कंक्लूसिव पार्ट है. तो 12.3, what is the shortest wavelength present in the Paschen series of spectral line? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ स्पेक्ट्रल सीरीज में कौन सी होगी? तो पहले तो फॉर पास्चेन सीरीज, चलो पास्चेन सीरीज के लिए हम क्या लेते हैं? 1/λ इज इक्वल टू फॉर्मूला था आर, मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट. पास्चेन के लिए 3 लेंगे, 1 क्या होगा? n². क्लियर? लाइमन के लिए 1 लेते थे, ब्रैकेट के लिए 2 यहाँ पे कंसिडर करते.
फास्ट चेन के लिए 3 होता था, ठीक है। और उसके बाद फंड सीरीज है उसके लिए हम 5 वहां पे अज्यूम करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पास्ट चेन दिए, दैट मीन्स ये तो फिक्स्ड हो गया, 3 होगा यहाँ पे। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा, तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एन की वैल्यू होगी इंफिनिटी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है इसलिए लेमडा मिनिमम लिख सकते हैं, आर ये हो गया 1/9 और 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी, 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी हो जाएगा 0। तो रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया 1.097 इंटू 10⁻⁹ और डिवाइड बाई 9 हो गया 1/∞, दैट मीन्स 0 हो गया। चलो हमें चाहिए लेमडा मिनिमम, सो क्या करेंगे पूरा उल्टा, 9 डिवाइड बाई 1.097 इंटू ये 10⁻⁷ कितना हो जाएगा, सॉरी 10⁻⁷, 10⁻⁷ बेटा कितना हो जाएगा 7। सो लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 1.097, राइट। 8.20 इंटू 10⁻⁷ कितना होगा -7। अगर नैनोमीटर के फॉर्म में लिखना हो तो 2 पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर दो, दैट मीन्स 820 इंटू 10⁻⁷ कितना हो जाएगा -9। सो लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू 820 नैनोमीटर, 12.4। A difference of 2.3 electron volts separates two energy levels in atom. What is the frequency radiation emitted when the atom make a transition from the upper level to lower level? ठीक है, जब भी एटम अपर लेवल में से लोअर लेवल में जब आता है तब उसकी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, और एनर्जी का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, आप इसको डेल्टा ई बोल सकते हो, डेल्टा ई, दैट मीन्स आपको दिया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, दैट मीन्स न्यू फाइंड करना है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई डिवाइड बाय एच। चलो डेल्टा ई दैट मीन्स 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई, और 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सो न्यू इज इक्वल टू, करते हैं कैलकुलेशन, 2.3 इंटू 1.6 इक्वल्स टू, और डिवाइड 6.63, 0.555 इंटू 10⁻⁻² होगा 50, 10⁻² कितना होगा 50। न्यू इज इक्वल टू 5.6 लिख सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, 10⁻² कितना बनेगा 14 हर्ट्ज, 12.5। The ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt. In ground state, for hydrogen atom, एनर्जी कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी आपको दी हुई है। तो आपको फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट।
तो याद रखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और E है आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ठीक है, एक आंसर। सेकंड आपको पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, तो ए भी फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब U -2 और काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 इंटू 2 करेंगे, 13.6 इंटू 2 27, कितना होगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ टोटल एनर्जी, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये 12.4 और 12.5 है, वो बोर्ड एग्जाम में MCQ में कन्वर्ट कर सकते हैं कि बहुत ही छोटे समय, देखो आपको ये वैल्यू जस्ट यहाँ पे कोई चेंज कर दे तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो, और इस फॉर्मूला में आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो। राइट, 12.6। A hydrogen atom initially in the ground level absorbs a photon। ग्राउंड लेवल से फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, विच एक्साइट, अभी वो एक्साइट होकर कहाँ जाएगा, तो इस एक्साइट इज टू दी n इज इक्वल टू 4 लेवल पे। वो कौन से लेवल पे जा रहा है, ग्राउंड में से n इज इक्वल टू 4 लेवल में माइग्रेट हो रहा है। डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, फॉर्मूला था En इज इक्वल टू -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला है। तो ग्राउंड लेवल की एनर्जी, तो 4 ग्राउंड लेवल n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, फर्स्ट। चलो यहाँ पे फर्स्ट पुट करो, तो 13.6 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही मिलेगा। तो ग्राउंड की एनर्जी तो आप जानते हो हाइड्रोजन के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, 4n इज इक्वल टू 4 लेवल, n इज इक्वल टू 4 लेवल पे, ये ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 कर देंगे -13.6, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो E4 -13.6 डिवाइड बाय 16 करेंगे, 13.6 डिवाइड 16 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अभी हमें फ्रीक्वेंसीज चाहिए, ये दोनों लेवल के बीच की फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स एनर्जी डिफरेंस। क्या फाइंड करेंगे, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू लेवल्स विच इज गिवन बाय डेल्टा E। E4 माइनस क्या करेंगे, E1। ठीक है, चलो तो डेल्टा E
इज इक्वल टू E4 मतलब 0.85 माइनस E1 की वैल्यू है -13.6 माइनस माइनस प्लस तो डेल्टा E इज इक्वल टू -0.85 एंड प्लस 13.6। चलो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या मिलेगा 13.6 12.75। याद रखो ये सारी वैल्यूज है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो E इज इक्वल टू अगर H न्यू करे यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। हमें चाहिए न्यू की वैल्यू तो 12.75 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइड बाय H की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं 6.63 इंटू 10⁻34 और ये फ्रीक्वेंसी आपको हर्ट्ज के फॉर्म में मिलेगी। तो 12.75 इंटू 1.6 इक्वल टू डिवाइड 6.63। चलो फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है 3.0769 इंटू 10 कितना होगा 50 हर्ट्ज। ये आपका आंसर है फ्रीक्वेंसी का। और आपको पूछा है साथ में वेवलेंथ भी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन आप जानते हो, कौन सा रिलेशन होगा? तो C इज इक्वल टू लेमडा न्यू। सो लेमडा इज इक्वल टू C बाई न्यू होगा। C मतलब 3 इंटू 10⁸ और न्यू की वैल्यू है 3.0769 इंटू 10⁻50। सो लेमडा आपको मिलेगा 3 डिवाइड 3.0769 0.975 इंटू ए 10⁻⁻ कितना बनेगा -7। क्लियर? और आपको जो आंसर दिया है वो आंसर है 97 नैनोमीटर में। तो 2 पॉइंट यहाँ पे अगर शिफ्ट कर दे तो 97.5 होगा इंटू 10⁻⁻9। तो 97.5 10⁻9 दैट मीन्स नैनोमीटर। नैनोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे अपने 12.6 तक बेटा एक्सरसाइज के सम्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।